Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें धुकुर धुकुर का तो तड़का होने ही वाला है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा छौंक के लिए ना इसमें एक मजेदार लव स्टोरी भी होने वाली है। एंड मेरे को लव स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद आती है। और ये जो लव स्टोरी है ना, ऐसी वैसी लव स्टोरी मत समझना दोस्तों, क्योंकि ये लव स्टोरी होने वाली है एक पुलिस और एक चुड़ैल के बीच में। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना। अब पुलिस और चुड़ैल को आपस में प्यार कैसे होता है? क्या पुलिस को पता रहता है क्या कि उसे जिससे प्यार हुआ है वो एक चुड़ैल है या एक लड़की है? और लास्ट में इन लोगों का प्यार मुकम्मल होता है या नहीं होता है? सब कुछ आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो चलो रानी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग ना सीट की पेटी थोड़ी कस के बांध लेना, कान में ईयरफोन डाल के भाई रूम की लाइट्स ऑफ कर लो जल्दी से, और अपने हाथ से फोन को भी कस के पकड़ लेना क्योंकि आपका कलेजा धुकुर धुकुर तो होगा ही। तो चलो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देते हैं। तो चलो आज उनका नाम हम लोग प्रतीक्षा रख देते हैं। तो प्रतीक्षा ने ये जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है ना, वो प्रतीक्षा के पापा की है। और इस घटना को हुए आज से तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं। मतलब उस वक्त ना प्रतीक्षा के पापा की नई नई सरकारी नौकरी लगी थी, मतलब कि वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। और उस समय ना होता क्या था कि जैसे ही घर में बेटे की सरकारी नौकरी लगती थी ना, माँ बाप ये फिराक में आ जाते थे कि फटाफट से सुंदर और सुशील कन्या खोज करके बेटे के हाथ पीले कर दिए जाए। तो सेम चीज ना प्रतीक्षा के दादाजी और दादी जी ने भी किया। प्रतीक्षा के पापा तो वहां दिल्ली में पुलिस की नौकरी कर रहे थे, और इधर गांव में उन लोगों ने क्या किया ना, लड़की भी खोज दी और प्रतीक्षा के पापा को बताया भी नहीं। और अचानक से प्रतीक्षा के पापा के पास खबर पहुंचती है कि बेटा तेरे लिए हमने लड़की देख ली है, शादी की तारीख भी पक्की कर दी है, तू क्या कर फटाक से सामान उठा और जल्दी से ट्रेन पकड़ के गांव आ जा, इस दिन तेरी शादी होनी है। जब प्रतीक्षा के पापा को ये चीज पता चला ना, तो वो शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो शादी के लिए अभी प्रीपेड भी नहीं थे। पर फिर भी यार, माँ बाप के बात को वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दबे हुए मन से वो क्या करते हैं, चुपचाप से अपना बैग उठाते हैं, 7 दिन की छुट्टी लेते हैं और अपने गांव चले जाते हैं, क्योंकि जो शादी होनी थी ना, वो गांव से ही होने वाली थी। गांव पहुंचने के बाद ना सारी रस्में शुरू कर दी जाती है, और उसके बाद शादी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथली और बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान ना प्रतीक्षा के पापा ने प्रतीक्षा की मम्मी को देखा था, ना उनकी फोटो देखी थी, और ना ही उनसे बात किए थे। जैसा हमारे यहाँ होता है ना ब्लाइंड डेट, उस वक्त ये ब्लाइंड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट था। जिस दिन शादी थी ना, उस दिन भी ऐसे वरमाला वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। सीधे दूल्हे दुल्हन को मंडप में बिठाया गया, और मंडप में भी ना दुल्हन ने ये बड़े बड़े घूंघट लिए थे। और प्रतीक्षा के पापा को तब भी दुल्हन का चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने जो मंगलसूत्र पहनाया वो घूंघट में ही पहनाया, जो सिंदूर लगाया वो भी घूंघट में ही लगाया। मतलब ओ माय गॉड, ये सुन के ही कितना ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। उसके बाद चलो शादी अच्छे से हो जाती है, और फिर सुबह के 4:30 बजे तक ना विदाई भी कर दी जाती है। और पहले के टाइम पर ना वो सिस्टम नहीं होता था आज की तरह कि गाड़ी को सजा दिया जाता था, पीछे दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बड़ी सी जीप और एक बड़ा सा बस बुक कर दिया गया था, और सारे बारातियों को और दूल्हा दुल्हन को उसमें ठूस दिया गया था। तो जाते वक्त भी ना प्रतीक्षा के पापा को मौका नहीं मिला कि वो अपनी दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देख सके। मतलब इतना सस्पेंस, ओ माय गॉड। और जो गांव था ना दुल्हन का और जो दूल्हे का गांव था, उस बीच में ना काफी ज्यादा डिस्टेंस भी था। तो सुबह के 5 बजे वो लोग दुल्हन के गांव से निकले थे, और रात के तकरीबन 10 बजे वो लोग दूल्हे के गांव में पूरा बारात वापस पहुंचा। और जब रात के 10 बजे वो लोग पहुंचे ना, उसके बाद सब लोग फ्रेश होने के लिए चले गए। और गांव की शादी थी, तो आपको पता है भीड़ कितनी होगी। तो यहाँ पर भी प्रतीक्षा के पापा को उनकी दुल्हन को देखने का मौका भी नहीं मिला था। चलो अब ना सारी बारात घर में आ जाती है, और उसके बाद सारे लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद अब बारी आई सुहाग रात की। तो सुहाग रात के लिए क्या
क्या हुआ ना, दुल्हन को कमरे में बिठा दिया गया और दूल्हे को अभी कमरे में भेजा ही जा रहा था, तभी तक 2 पुलिस वाले उनके गांव के घर में आ टपकते हैं और वो लोग क्या बोलते हैं प्रतीक्षा के पापा को कि चलो अभी हमारी ड्यूटी पड़ी है। यहाँ प्रतीक्षा के पापा सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी पड़ी है, मैंने तो 7 दिन की छुट्टी ली थी ना, तो मैं अभी नहीं जा सकता। तो वो जो 2 बाकी पुलिस वाले थे ना, वो लोग उनको बताते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे इसी गाँव में ना कुछ क्राइम हुआ है और यहाँ पर अगल बगल कोई थाना नहीं है, तो पुलिस वाले भी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए पुलिस के कमी के कारण तुम्हें चलना पड़ रहा है। जब बाकी बटालियन आ जाएगी ना, तो तुम फिर वापस से घर आ जाना। और फिर इमरजेंसी बेसिस पर वो लोग प्रतीक्षा के पापा को वहीं से उठा करके अपने साथ क्राइम वाले जगह पर ले जाते हैं। बेचारे प्रतीक्षा के पापा, मतलब निवाला यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन उन्हें खाने का मौका नहीं मिला। प्रतीक्षा के पापा इमरजेंसी बेसिस पे अपने घर से तो निकल गए थे, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर माजरा क्या है जिसके कारण उन्हें आधी रात को ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है। इसके बाद उनके साथ जो और 2 पुलिस वाले थे ना, उनसे उन्हें ये पता चलता है कि उनके गांव के ही आगे जाके एक बहुत ही घना जंगल पड़ता है। वहां पर 2-3 लड़कों ने ना एक लड़की के साथ गंदी हरकतें करके वहीं पर उस लड़की की जान लेके उसकी बॉडी फेंक दी है। खैर, लड़के तो हिरासत में आ गए हैं, पर अभी तक उस लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है, इसलिए उन्हें इमरजेंसी बेसिस पे उस लड़की की बॉडी तलाशने के लिए वहां पर जाना पड़ रहा है। अब वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं, तहकीकात भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस लड़की की बॉडी किसी को भी नहीं मिलती। इसके बाद दूसरी पुलिस की और टीम भी बुलाई जाती है, पर वो गांव ना बहुत ही ज्यादा इंटीरियर इलाके में था, जिसके कारण और टीम को आने में ना काफी टाइम लग जाता। इसके बाद प्रतीक्षा के पापा और उनके साथी रात के करीब 2 बजे तक ना जंगल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं मिलता। इसके बाद तीनों थक कर ये डिसाइड करते हैं ना कि अब जंगल के अंदर जाना सेफ भी नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग बाकी टीम का वेट करते हैं आने का, और अंधेरे में आखिर हम लोग क्या ही खोज सकते हैं। इसके बाद वो लोग जीप से एक चटाई निकालते हैं और तीनों के तीनों वहीं पर लेट जाते हैं। अभी करीब 45 मिनट आधा घंटा ही हुआ था, पर इसी बीच में ना प्रतीक्षा के पापा गहरी नींद में सो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो शादी के जितने भी रस्म थे ना, उससे बहुत ज्यादा थक गए थे। पर इसी बीच उन्हें क्या फील होता है ना कि उनके छाती पे मानो बहुत ही ज्यादा वजन रख दिया गया हो, और ऐसा लग रहा था कि उनके गालों को ना कोई अपने हाथों से फेर रहा है। इस फील के कारण जब प्रतीक्षा के पापा की नींद टूटती है ना, तो पता है वो क्या नजारा देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनकी छाती पे ना एक औरत बैठी हुई है, जिसके बाल प्रतीक्षा के पापा के पूरे फेस पे झूल रहे हैं, और वो औरत प्रतीक्षा के पापा के गालों को प्यार से सहला रही है और बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही है। ये देखने के बाद ना प्रतीक्षा के पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और डर के मारे वो तुरंत उठ जाते हैं। और वो जैसे ही उठते हैं ना, उन्हें फील होता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि ये मेरे मन का भ्रम होगा, बहुत ज्यादा हम थक गए हैं। और ये सोचने के बाद वो फिर से दोबारा सोने के लिए वहीं पर चले जाते हैं। और इसी बीच में ना उनके जो 2 साथी थे ना, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जब प्रतीक्षा के पापा दोबारा सोने के लिए जाते हैं ना, बस 10 से 15 मिनट हुए ही थे, फिर से वो औरत प्रतीक्षा के पापा के छाती पे बैठ जाती है, और इस बार वो प्यार से प्रतीक्षा के पापा के दोनों गालों को पकड़ के सहलाने लगती है। और ऐसा लगता है ना कि वो प्रतीक्षा के पापा के क्लोज आए जा रही है। और ये नजारा देख के ना प्रतीक्षा के पापा अंधेरे में ही हाथ पैर मार के खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद उनके जो 2 साथी थे ना, वो भी नींद से उठ के बोलने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना। पर यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा ना अपने दोनों दोस्तों को कुछ भी नहीं बोलते। पहली बार उन्हें लगता है कि ये उनके मन का वहम हो रहा है, और वो रात को ना किसी को भी डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप से ना जीप के अंदर जाके बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों को ये बोलते हैं कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा यहाँ मच्छर काट रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम जीप में ही सो जा रहे हैं। पर उन्हें बहुत ज्यादा ऑलरेडी डर लग चुका था, यानी कि उनका जो कलेजा था ना, वो ऑलरेडी धुकुर धुकुर करने लगा था। अब जीप में बैठने के बाद भी प्रतीक्षा के पापा को भला नींद आने वाली है। इस घटना के बाद उनका चैन, सुख, करार, नींद सब जा चुका था, पर वो जीप के अंदर बैठ के ना बस समय काट रहे थे और बस ये प्रे कर रहे थे कि जल्द से जल्द सुबह हो जाए। और इसी बीच में उनकी आंख कब लग जाती है और कब वो गहरी नींद में सो जाते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता। और जैसे ही सुबह के 7, 7:30 होते हैं ना, पुलिस की और भी टीम वहां पर पहुंचती है।
वहां पर पहुंचने के बाद ये देखा जाता है कि प्रतीक्षा के पापा को ना हाई फीवर आ चुका था। मतलब उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी ना कि वो अपने होश में भी नहीं थे, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसके बाद उनके साथ जो और दो साथी थे ना, वो उन्हें जैसे तैसे करके ना उनके घर पहुंचा देते हैं। सबको यहाँ पर क्या लगता है ना कि शादी के इतनी ज्यादा रस्मों के कारण उनको बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है, जिनके कारण प्रतीक्षा के पापा की तबीयत बिगड़ गई है। घर आने के बाद ना प्रतीक्षा के पापा को कमरे में ले जाकर के आराम करवाया जाता है। घर वालों को भी सेम लगता है कि शादी की थकावट है, कुछ दिन में लड़का ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ना प्रतीक्षा के पापा को बिल्कुल भी होश नहीं था, लेकिन हाँ प्रतीक्षा के पापा की आंखें नहीं खुल पाती थी, उन्हें समझ नहीं आता था कुछ भी ठीक से हाई फीवर के कारण। पर हाँ उनके अगल बगल क्या हो रहा था ना वो उनको सुनाई देता था, और जो टच वगैरह होता था ना किसी का वो फील होता था। यहाँ पर घर वालों ने प्रतीक्षा के पापा की काफी ज्यादा देखभाल की, और यही देखभाल करते 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 यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा की छुट्टियां खत्म होते जा रही थी, और नई नवेली दुल्हन को ना अभी तक बेचारी को समय भी नहीं मिला था कि अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको हम लोग ना एक चीज बताना चाहते हैं, प्रतीक्षा के पापा को डेली रात में क्या लगता था ना कि उनकी बीवी ही आ करके रात में उनके कपड़े हटा करके उनके पूरे बॉडी की मालिश करती है, और वो मालिश ना प्रतीक्षा के पापा को बहुत अच्छी भी लगती थी, क्योंकि बुखार में क्या होता है ना पूरा बॉडी पेन होता है। तो मालिश के बाद ना प्रतीक्षा के पापा को काफी ज्यादा आराम भी मिलता था। तो एक दिन की बात है, प्रतीक्षा के पापा की छुट्टियों को खत्म होने के लिए ना अब बस लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे। तो रात में जब वो सो रहे थे ना फिर उन्हें फील हुआ कि उनके कमरे में कोई आया, और आने के बाद उनके कपड़ों को हटाने लगा। अब ना प्रतीक्षा के पापा हल्के फुल्के ठीक हो रहे थे, और वो अपनी आंखों को खोलते हैं और जो उनके कपड़ों को हटा रहा था ना उसकी हाथ को पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद बोलते हैं कौन हो तुम। तो वो जो थी ना जिसका हाथ प्रतीक्षा के पापा ने पकड़ा था वो एक बहुत खूबसूरत सी औरत थी, बहुत ही ज्यादा पतली स्लिम ट्रिम, उसके लंबे लंबे बाल थे और चेहरा इतना ज्यादा प्यारा था ना कि क्या बताएं। तो प्रतीक्षा के पापा को कहीं ना कहीं लगा था कि ये उनकी बीवी है, क्योंकि और कौन ही आएगा उनके कमरे में। तो उस लड़की ने जवाब में क्या कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा ने बिना आगे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा, उनको क्या लगा कि जरूर ये उनकी बीवी ही है, और शायद ये भी शर्मा रही है आगे बात करने के लिए। तो प्रतीक्षा के पापा ने कुछ नहीं कहा, और फिर उन्होंने आराम से मालिश करवा ली। मालिश करने के बाद ना वो दोनों साथ में बैठते हैं और रात भर काफी ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा के पापा के अकॉर्डिंग ना ये उनकी बीवी के साथ पहली रात थी जब उन दोनों को ऐसे इंटरैक्ट करने का मौका मिला था। और प्रतीक्षा के पापा काफी ज्यादा बात किए जा रहे थे, अच्छे से बात किए जा रहे थे, एंड दूसरी तरफ से वो जो औरत थी ना वो भी उनको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिए जा रही थी। लेकिन अब आपको एक बात बताएं, वो जो औरत थी ना वो प्रतीक्षा की मम्मी नहीं थी, प्रतीक्षा के पापा की बीवी नहीं थी, क्योंकि जो प्रतीक्षा के पापा की रियल बीवी थी ना वो अपनी सास के साथ सोती थी, और दैट्स व्हाई ये चुड़ैल दिन भर नहीं आती थी। रात में जब सब कोई सो जाता था ना तो वो प्रतीक्षा के पापा के पास आती थी, क्योंकि उस रात जब वो प्रतीक्षा के पापा की छाती पर बैठी थी ना तो कहीं ना कहीं उसका दिल प्रतीक्षा के पापा के ऊपर आ चुका था। अब ना वो प्रतीक्षा के पापा को क्या बोलती है, जब सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, रोशनी आने लगती है, कि एक काम करिए अब आप सो जाइए, मुझे भी सुबह उठनी है, बहुत सारे घर के काम करने हैं, फिर हम आपसे अगले रात में मिलेंगे। प्रतीक्षा के पापा ने पूछा कि अगले रात में क्यों मिलेंगे। तो उसने क्या बोला कि देखिए जो सासू माँ है ना वो नहीं चाहती है कि मैं दिन में आपसे बात करूं, इसीलिए मैं रात में छुप करके आपके पास आऊंगी। प्रतीक्षा के पापा ने भी सोचा कि हाँ मे भी कोई रस्म वसम होगी, देवता वगैरह की पूजा करनी होगी, और वैसे भी इनकी तबियत खराब के कारण ना रिसेप्शन भी कैंसिल कर दी गई थी। अभी तो ये लोग कुल देवता के पास भी नहीं गए थे पूजा वगैरह करने के लिए। तो प्रतीक्षा के पापा को क्या लगा कि उनकी बेबी चुपके चोरी आकर के मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रतीक्षा की मम्मी तो सारे नियमों का पालन कर रही थी, वो तो अभी तक अपने पति से मिली भी नहीं थी। तो चलो जो बाकी के लास्ट 2 दिन था ना वैसे ही अच्छे से बीत रहा था। डेली रात में वो चुड़ैल आती थी, प्रतीक्षा के पापा की मालिश करती थी, प्रतीक्षा के पापा मस्त मालिश करवाते थे, 2-3 घंटे वो लोग साथ में बैठ के बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें किया करते थे, और 4 बजते ही वो चुड़ैल फुर्र हो जाती थी। और दिन
दिन भर बिना प्रतीक्षा के पापा उसको खोजते भी नहीं थे, मतलब अपनी बीवी को नहीं खोजते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि उनकी माँ नाराज हो जाएगी। तो ऐसे करते करते 7 दिन की छुट्टियां खत्म हो गई। अब प्रतीक्षा के पापा को ना दिल्ली वापस जाना था। चलो अभी ना आपको एक चीज बताते हैं, जब चुड़ैल रात में प्रतीक्षा के पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया करती थी ना, तो उसने प्रतीक्षा के पापा पर इतना ज्यादा जादू कर दिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस लड़के की कभी गर्लफ्रेंड नहीं होती है ना, वो लड़कियों पर कुछ ज्यादा ही जल्दी लट्टू हो जाते हैं और लड़कियों की सारी बातें मानने भी लगते हैं। सेम चीज प्रतीक्षा के पापा ने किया था। चुड़ैल ने प्रतीक्षा के पापा को क्या सिखाई है कि देखिए, आप दिल्ली जा रहे हो ना, चुपचाप से अकेले दिल्ली चले जाना, घर में किसी से मत बोलना कि आप मुझे अपने साथ ले जाओगे, आप आराम से जाओ। आपके जाने के 3 दिन के बाद ना हम अपने भाइयों के साथ दिल्ली आ जाएंगे। तो प्रतीक्षा के पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं। और प्रतीक्षा के पापा ने अगली सुबह घर वालों से परमिशन लिया। घर वालों ने रोकने की काफी कोशिश की। घर वालों ने ये भी कहा कि बेटा बहू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले, थोड़ा एक दूसरे को जान ले। प्रतीक्षा के पापा ने बोला कि नहीं मम्मी, हम बाद में जान लेंगे, जब तुम बहू को दिल्ली भेजोगी तो अभी मुझे जाना है, अदरवाइज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा मन में क्या सोच रहे थे कि मम्मी तुमको क्या पता, हम तो बहू के ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। और उसके बाद ना खुशी खुशी प्रतीक्षा के पापा वहां से निकल जाते हैं। और वो तो इस फिराक में थे कि 3 दिन के बाद तो उनकी बीवी उनके पास आने ही वाली है। और वादे के मुताबिक, जैसा कि चुड़ैल ने वादा किया था ना कि वो 3 दिन के बाद दिल्ली आएगी, लिटरली वो 3 दिन के बाद ना प्रतीक्षा के पापा के घर में पहुंच जाती है। जब प्रतीक्षा के पापा देखते हैं उस चुड़ैल को वहां पर, मतलब अपनी सो कॉल्ड बीवी को, तो वो उससे पूछते हैं कि अरे तुम अचानक से दिल्ली कैसे आ गई, तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला। तब वो चुड़ैल क्या आंसर देती है ना कि मुझे मेरे भाइयों ने यहाँ पर छोड़ा है। तो प्रतीक्षा के पापा ने बोला तो भाइयों को रोका क्यों नहीं, उन्हें घर में बैठाती, चाय पानी पिलाती। तो वो चुड़ैल क्या बहाना करती है कि नहीं नहीं, मेरे भाइयों को ना कुछ जरूरी काम था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने वादा किया है कि वो अगली बार आएंगे ना तो जरूर चाय नाश्ता करेंगे। प्रतीक्षा के पापा ने भी अब ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। भाई उनके मन में तो अब लड्डू फूट रहे थे कि उनकी सो कॉल्ड बीवी उनके पास आ गई है। लेकिन हाँ, चुड़ैल ना प्रतीक्षा के पापा को काफी ज्यादा प्यार करती थी, मतलब कि ना वो उनकी छोटी बड़ी हर जरूरतों का ना ख्याल रखती थी। प्रतीक्षा के पापा की कोई भी जरूरत होती थी ना, चुड़ैल मुंह खोलने से पहले वो सामान उनके सामने ला करके रख देती थी। टेस्टी टेस्टी खाना बनाया करती थी। रात में डेली मालिश करना तो कंपलसरी था। मतलब कि प्रतीक्षा के पापा अब क्या सोच रहे थे कि वाओ, जो शादी हम करना नहीं चाहते थे ना, कितनी अच्छी बीवी मिल गई मेरे को भगवान जी। पर इसी बीच में ना वो जो औरत थी वो प्रतीक्षा के पापा को अपने करीब कभी भी आने नहीं दिया करती थी। लेकिन फिर भी इस चीज को ना कभी प्रतीक्षा के पापा ने कुछ बड़ा इशू नहीं बनाया था। और ऐसे ही करते करते ना 2 से 3 महीने बीत गए थे। पर इसी बीच प्रतीक्षा की जो असली मम्मी थी ना, यानी कि प्रतीक्षा के पापा की जो असली पत्नी, वो गांव में बेचारी अकेले अपने पति की गम में उदास बैठी हुई थी। और ये माजरा ना बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था। और इसके बाद प्रतीक्षा के मम्मी के जो मायके वाले थे ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। और इसीलिए वो लोग तुरंत से प्रतीक्षा के पापा के घर आके अपनी समधियों से लड़ाई झगड़ा करके ये बोलने लगे कि अभी तक हमारी बेटी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि शादी के बाद आप लोगों ने ये वादा किया था कि हमारी बेटी अपनी पति के साथ दिल्ली में रहेगी, पर ये अभी तक यहीं पर है। और ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के कारण प्रतीक्षा के पापा के जो मम्मी पापा थे ना, उन्हें बकायदा फोन लगा के प्रतीक्षा के पापा को ये बोलना पड़ता है कि बेटा तुम हमारी बहू को कब ले जाओगे। पर आपको पता है यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा अपने मम्मी पापा से क्या बोलते हैं कि क्या मम्मी पापा तुम मेरे से अभी ड्यूटी के बीच में मजाक कर रही हो, तुम्हारी बहू मेरे पास ही है। ये बोल के प्रतीक्षा के पापा जैसे ही फोन कट करते हैं ना, अब सब ना एक दूसरे को हैरान होके देखने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या मजाक कर रहा था। अब सब नई नई अटकलें लगाने लगते हैं। पर इसी बीच सबसे पहले प्रतीक्षा के पापा के जो मम्मी पापा थे, उनका दिमाग ये जाता है ना कि प्रतीक्षा के पापा ने दिल्ली में किसी और के साथ शादी कर ली है और वहां पर उसके साथ अपना घर भी बसा लिया है। अब यहाँ पर जो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर प्रतीक्षा की मम्मी के जो मायके वाले थे ना, वो हार नहीं मानते। वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग अभी जल्दी से दिल्ली जाएंगे। अब जल्दी से दिल्ली की टिकट बुक की जाती है और सारे लोग अपना सामान लेके ना प्रतीक्षा के पापा के घर पहुंच जाते हैं। और वहां जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं ना, प्रतीक्षा के पापा सबसे पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सारी मंडली मेरे घर अचानक से कैसे आई। पर यहाँ पर अभी प्रतीक्षा के पापा सोच ही रहे थे,
पर वहां घर का जो नजारा था ना वो सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में ना पूरे अलमीरा में लड़की की साड़ी रखी हुई थी और साथ ही साथ जो ड्रेसिंग टेबल था ना वहां पर भी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, सारे सजने और श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ था। अब यहाँ पर सबको पक्का कंफर्म हो गया था ना कि ये लड़का किसी औरत के साथ इस घर में रह रहा है। फिर दोबारा वहां पर सारे लोग बैठ के रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, पर अभी तक प्रतीक्षा के पापा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा माजरा क्या है। और इस बीच ना उस चुड़ैल को कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि घर में सारे लोग आने वाले हैं, और वो घर से ये बोल करके निकल गई थी जस्ट 10 मिनट पहले कि मैं सब्जियां लेकर के आती हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। और यहाँ पर ना प्रतीक्षा के पापा अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लोग रो क्यों रहे हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर 4 लोगों को पहचान लिया था, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, लेकिन साथ में एक सुंदर सी लड़की कौन थी ये प्रतीक्षा के पापा को समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा कहा सुनी होती है। प्रतीक्षा के जो दादाजी थे ना उन्होंने तो जा करके प्रतीक्षा के पापा को 2-4 तमाचे भी लगा दिए थे, और प्रतीक्षा के पापा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने मुझे मारा क्यों। वो बोल रहे हैं कि अरे भाई आप लोग मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो। यहाँ प्रतीक्षा की दादी छाती पीट पीट के रोने लगती है और वो बोलती है कि तूने गांव में हमारी नाक कटवा दी, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू हमसे बोलता ना, हम लोग तेरी जबरदस्ती शादी थोड़ी करवा रहे थे, यहाँ पर तू दूसरी शादी करके बैठा हुआ है दिल्ली में। प्रतीक्षा के पापा बोलते हैं माँ मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, मैं उसी लड़की के साथ दिल्ली में रहता हूँ जिससे तुमने मेरी शादी करवाई है। यहाँ पर प्रतीक्षा की दादी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी असली बहू का हाथ पकड़ करके उसे आगे लाके बोलती है कि नालायक, ये है तेरी असली बीवी, जिसके साथ तू रह रहा है वो कौन है और मेरे मत्थे क्यों मर रहा है उसे। अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैल जाता है जिसका कोई सोल्यूशन पता नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, प्रतीक्षा के जो नाना जी रहते हैं और दादाजी रहते हैं अच्छे से प्रतीक्षा के पापा से पूछते हैं कि बेटा तुमको तुम्हारी बीवी कब मिली, तुम कब पहली बार उसको देखे। तब यहाँ पर प्रतीक्षा के पापा बताते हैं कि जब मैं बीमार था ना तो रात में आप लोगों से छुप छुपा करके हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और वो डेली आकर के ना मेरे हाथ पैर में मसाज किया करती थी। अब यहाँ प्रतीक्षा की असली मम्मी बोलती है कि अरे अरे हम कभी इनका मालिश और ये मसाज नहीं किए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ना सबको लग जाता है कि दाल में कुछ काला है। प्रतीक्षा के पापा बोलते हैं कि रुको, अभी जो मेरी बीवी है ना वो सब्जी लेने के लिए गई हुई है और जिस औरत को आप लोग क्लेम कर रहे हो मेरी बीवी है, इसको मैं नहीं जानता हूँ, मेरी बीवी को आने दो, उसके बाद मैं उससे आप लोगों को मिलवाता हूँ। वो लोग बैठ करके वेट करने लग जाते हैं प्रतीक्षा की सो कॉल्ड मम्मी का, प्रतीक्षा के पापा की सो कॉल्ड बीवी का। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, कोई बीवी नहीं आती है। अब यहाँ पर ना प्रतीक्षा के पापा को भी डाउट होने लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो धोखा हुआ है। इसके बाद ना वो लोग क्या करते हैं, इसका सल्यूशन निकालने के लिए गांव चले जाते हैं कि गांव में बैठ करके इसका जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो निकाला जाएगा बैठ करके। गांव जाते जाते ना रास्ते में ही प्रतीक्षा के पापा की तबीयत वापस से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर्स को भी दिखाया जाता है, पर डॉक्टर्स के जो दवा थे वो भी प्रतीक्षा के पापा के ऊपर असर नहीं कर रहे थे। लास्ट में थक हार के और जो भी सिनेरियो चल रहा था उसको ध्यान में रख के ना प्रतीक्षा की नानी और प्रतीक्षा की दादी ने ये डिसाइड किया कि प्रतीक्षा के पापा को डॉक्टर की नहीं वैद्य की जरूरत है। और जब वैद्य को बुलाया जाता है ना, मतलब कि झाड़ फूक करने वाले को भी वैद्य के साथ साथ, तब वो लोग उसको बताते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर कुछ काला साया है और इसे तांत्रिक के पास ले जाना होगा। प्रतीक्षा के पापा को तांत्रिक के पास ले जाया जाता है और तांत्रिक बताते हैं कि प्रतीक्षा के पापा के ऊपर एक बहुत भयंकर चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद उस तांत्रिक को बकायदा दिल्ली ले जाया जाता है, उस घर में चुड़ैल के सारे सामान को दिखाया जाता है और फिर वो तांत्रिक चुड़ैल को पता नहीं जो भी तंत्र मंत्र होता होगा वो सब करके काबू में करता है और चुड़ैल से फिर पूछताछ करता है कि आखिर तूने इसको क्यों पकड़ा, इसकी बीवी बनके तू इसके साथ इतने दिन तक क्यों रह रही थी। तो चुड़ैल क्या बोलती है ना कि रात में ये आदमी मुझे जंगल में मिला था और इसके शरीर से ना
हल्दी की खुशबू आ रही थी, इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और इसके शरीर से मेरा बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। और तब से मैं इसके लिए अट्रैक्ट हो गई और मैंने मन से ना इसको उसी दिन से अपना प्रेमी मान लिया है और इसीलिए मैं इसके साथ यहाँ पर रहती थी, इसकी बीवी बन करके। मतलब आप समझ सकते हो, प्रतीक्षा के पापा की जो नई नई शादी हुई थी और जो हल्दी वगैरह था उसके कारण उन्हें उस चुड़ैल ने पकड़ा था। उसके बाद फिर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उस चुड़ैल को काबू में किया जाता है। और प्रतीक्षा बताती है कि दीदी उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए ना कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, वो चुड़ैल ना थोड़े से प्रोसेस के बाद खुद ही भाग जाती है। और उसके बाद क्या होता है, प्रतीक्षा के पापा घर में भी सबसे माफी मांगते हैं कि उन्हें छुप करके ऐसे घर वालों के अगेंस्ट जाकर के अपनी सो कॉल्ड बीवी से ही नहीं मिलना चाहिए था। और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठीक सा हो जाता है। प्रतीक्षा के पापा अपनी रियल वाइफ के साथ दिल्ली में खुशी से रहने लगते हैं। तो लड़कों, आप लोग भी ना ध्यान देना, अगर प्यार करोगे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि चुड़ैल से प्यार करने बैठ जाना, ठीक है? तो आप लोग इस घटना के बाद सतर्क तो जरूर हो जाना। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आप बताना आपको कैसी लगी। मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।